नमस्कार, हम हिमांशु पांडे दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वर्णमाला जैसे ही आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है, उसी पर हम तुरंत क्वेश्चनायर कराएंगे, महामैराथन क्लास चलाएंगे। उसी के संबंध में आज हमने 50-55 क्वेश्चन आपके सम्मुख रखे हैं और एक और महामैराथन कराएंगे ताकि जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हों तुम्हारी वर्णमाला से हटके नहीं जाने चाहिए। जितने भी तुम्हारी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं टोटल के टोटल यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। सुपर से भी ऊपर वाले तुम्हारे क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से लिखना और नोट्स बनाते चलना, याद भी रखना। और जितने भी क्लास वाले हमारे बच्चे हैं वो भी, मतलब जितने कोचिंग आते हैं ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उनको सभी को लिखना है और सभी को सुनाना है। और उनकी भी क्लास में भी एसटी है, वो भी याद रखें। कल या परसों तुम्हारी एसटी इसी पर आधारित कराई जाएगी। शायद क्वेश्चन यही हो, कुछ फेरबदल हो। ठीक, अब चलते हैं हम आपके समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार दो होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। हमने बताया भी था कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने होते हैं। तो हिंदी में ध्वनियों के प्रकार दो होते हैं। नंबर एक तुम्हारा स्वर होता है, नंबर दो तुम्हारा व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर तुम्हारे वर्णमाला में कुल व्यंजन पूछे जाएं, अगर तुम्हारे वर्णमाला में कुल व्यंजन पूछे जाएं तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। कितनी होती है? 39 होती है। अगर यहीं पर तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाए कि वर्णमाला में तुम्हारे मूल व्यंजन कितने होते हैं, अगर क्या हो क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या तुमसे बतानी तुमको होगी। अगर पूछा जाए तो तुमको बतानी होगी कि होते हैं 33। अगर कुल पूछे जाए तो 39, अगर मूल व्यंजन पूछे जाए तो 33। अगला अगला क्वेश्चन यही दिया भी है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। इनको ये एक वर्ग में होने के कारण इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो इनको वर्गीय व्यंजन को भी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है वर्गीय व्यंजनों की संख्या। या स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए तो अगर ये पूछा जाए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन तो संख्या तुमको बतानी है 25। अगला कह रहा है अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अगर अंत्यस्थ पूछा जाए तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अगर लेटर तुमसे पूछे जाए, हमने लिखाए भी थे कि यार अलावा होते हैं ये महेश्वर सूत्र के अनुसार सूत्र संख्या तुम्हारा 11, 12, 13, 14 के अंत में होने के कारण इनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 11 अलावा होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4। अगला कह रहा है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ऊष्म व्यंजन संख्या अगर पूछी जाए तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या तुम्हारे 4 होती है। जो तुम्हारे तीनों प्रकार की सा होती है और हा होता है, तो ये तुम्हारे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, कह रहा है संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अगर संयुक्त व्यंजन डिफिनेशन पूछे तो वे मतलब जो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं वे हमारे संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। नंबर 1 छत और नंबर 2 त्रा, नंबर 3 ज्ञा और नंबर 4 त्रा, छत, त्रा, ज्ञा और त्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको हमने बताया था कि उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन तुम्हारे 2 होते हैं, ढ और ढ, जिनमें पॉइंट नीचे। ये अपना ध्यान से समझ लेना। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो 2। अगर तुमसे पूछ ले द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम क्या है या उत्क्षिप्त व्यंजन का अन्य नाम क्या है, तो अगर उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम पूछे तो द्विगुण व्यंजन, अगर द्विगुण व्यंजन का अन्य नाम पूछे तो उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्पर्श व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं।
ठीक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25, अगर वर्ग पूछे तो स्पर्श व्यंजन में तुम्हारे 5 वर्ग होते हैं। ठीक, 5 वर्ग होते हैं। अगर 5 वर्ग तुमको लाइन से नहीं पता है तो हमने जब लिखाया था तब भी बताया था, आज फिर हम बता दे रहे हैं जी। ये तुम्हारा होता है कचोटता प्यार। क्या होता है? कचोटता प्यार। का मतलब का वर्ग, चा का मतलब चा वर्ग, टा का मतलब टा वर्ग, ता का मतलब ता वर्ग, प्यार का मतलब पा वर्ग। मतलब 1 2 3 4 और 5, ये टोटल कितने हो गए? अगर एक एक जोड़ा जाए तो ये तुम्हारे 5 हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है व्यंजन की परिभाषा बताओ। व्यंजन की परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन तुम्हारे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताओ। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के अगर प्रकार की बात हो तो उच्चारण के आधार पर तुम्हारे व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार? तो कितने हो गए? 7 हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंठ व्यंजन कौन से होते हैं? कंठ व्यंजन, अगर बात यहाँ पर आई, एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसके पहला वाला क्वेश्चन कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताओ। तो ये तुम्हारे होते हैं 7 प्रकार से। तो इसका थोड़ी एक ट्रिक देख लेना, होता है तुम्हारा केटीएम दो ना दो। केटीएम दो या ना दो के मतलब, अब केटीएम दो या ना दो सब पर अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलना। जैसे तुम्हारा कह रहा है कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, मतलब कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं। का वर्ग का होता है, आपको पता है कि हमने बताया भी, का वर्ग मतलब जिससे आवाज गर्दन से खिंच के का खा गा घा डा। और हा भी तुम्हारा क्या होता है? कंठ में आता है हा। जो तीनों प्रकार की सा और हा में आ रहा था वही हा तुम्हारा कंठ में आएगा। अगर इनकी ट्रिक बनाए, काका है, का मतलब काका है हमने बनाया है ट्रिक, मतलब अपने हमको हमें याद करने के लिए, हमारे साथ में जितने भी पढ़ रहे हैं उनको याद करने के लिए बेहतर से बेहतर तरीके से उनके दिमाग में बैठाना। ठीक, तो हमने बनाया है का है। का मतलब ये का, दूसरा का उठाया मतलब का है, मतलब का मतलब का वर्ग का इस का मतलब कंठ है, मतलब हा। जो ये तुम्हारा हा दिया हुआ है का मतलब ये वाला हा, मतलब का है, मतलब का वर्ग कंठ कहलाएगा, प्लस में किसके साथ? हा के साथ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा कह रहा है तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो तालव्य मतलब जिनमें तुम्हारी जीभ तुम्हारे तलवे को स्पर्श करे, तुम्हारा जो हो जाएगा चा छा जा जा या और यस। चा छा जा झ या और यस, इसको हमने याद करने के लिए बनाया है। जैसे जैसे हमने काका उठाया था तो पहला उठा लिया था, इस बार हमने छाता उठाया है, छाता यस। क्या उठाया है? छाता यस। मतलब चा को छोड़ दिया, मतलब छा वर्ग के सारे अक्षर और या और सा दोनों को उठा लिया है। मतलब चा वर्ग का पहला अक्षर छोड़ करके दूसरा हमने उठाया छा, मतलब छा वर्ग में जितने भी आ रहे हैं वो सब। और यस का मतलब या और शा क्या कहलाएंगे? मतलब ये किसमें आएंगे? तो आएंगे तुम्हारे तालव्य में या ताल में। या और सा दिया हो तो आपको याद रखना है ये किसमें आएंगे? तो तालु में आएंगे। चा वर्ग में जितने भी आते हैं वो किसमें आते हैं? तो तालु में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा कह रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मतलब जिनको जिनको उच्चारित करने के लिए जीभ का आकार डमरू नुमा हो जाता है। ठीक, वो हमारे क्या मूर्धा कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा टा ठा ड ध ड़ रा और शा, इसको हमने एक याद करने के तौर पर बनाया मूर्धट रस। क्या बनाया है? मूर्धट रस। मूर्धट रस देखना है, मतलब मूर्धा हो रहा है, मूर्धा के साथ में ध तुम्हारा हमने लिखा है, तो मतलब मूर मूर्धट मूर्धट रस मतलब टा ठा डा रा 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 और शा, ये तुम्हारे किसके अंतर्गत आएंगे? मतलब मूर्धा तो तुम्हारा माँ और धा है, टा मतलब टा वर्ग का भी कहलाएगा, रस मतलब रा और शा, ये भी तुम्हारा आ गया मूर्धट रस। मतलब मूर्धा कौन सा? टा वर्ग का किसके साथ? रा और शा के साथ में मूर्धा होगा। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट तुम्हारा कह रहा है दंत व्यंजन कौन से हैं। मतलब दंत व्यंजन तुमको बताने हैं, तो दंत व्यंजन में तुम्हारा ता वर्ग था वर्ग दा ता था दा धा ना और लाशा। ठीक, ता
था, दा, ला, ता, था, दा, धा, ना, ला और शा। इनको याद करने के लिए हमने बनाया दांत का लाशा। का साइलेंट तुम्हारा रहेगा, दांत का लाशा मतलब दांत तुम्हारा दिया हुआ है, का तुम्हारा साइलेंट हो जाएगा, लाशा बचा। दांत का मतलब जो दंत बताना है, द, और ता का मतलब ता वर्ग मतलब दांत। दा मतलब दंत किस में आएगा, ता वर्ग में आएगा। लाशा का मतलब ला और शा को लेकर के, ला और शा को पूछ दिया जाए तो ये किस में आएंगे, तो आएंगे ये दंत में। ठीक, एक बार फिर से देख लेना, दंत व्यंजन कौन से होते हैं, तो ता वर्ग के जितने भी लेटर होंगे वो सारे होंगे। लाशा का मतलब ला और सा साथ में लेकर दांत का लाशा, जिसमें का तुम्हारा साइलेंट रहेगा और लाशा का फिर तुमको बताना है मतलब ला और शा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं। तो ओष्ठ व्यंजन की ओर चलते हैं, मतलब जिसको बोलने के लिए हमारे या उच्चारित करने के लिए दोनों ओठ आपस में स्पर्श करें। क्या हो, दोनों ओठ आपस में स्पर्श हो तो वहां पर क्या होगा, तो तुम्हारा ओष्ठ्य होगा। तो ओष्ठ्य में तुम्हारा पा आएगा, फा आएगा, बा आएगा, भा आएगा, मा आएगा। ठीक, इसको हमने याद करने के लिए बनाया ओ, या उफ जैसे नहीं कहते हैं, उफ या ओ। ठीक, तो ओ का मतलब ओष्ठ्य, फा का मतलब फा, मतलब पा फा आता है, फा वर्ग के जितने भी लेटर है वो सारे होंगे। ओ का मतलब ओष्ठ, उफ या ओठ। ठीक, आपको सिर्फ और सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें जो हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंठस्थ करने के लिए, मतलब या तुम्हारे दिमाग में बसी रहे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, कौन सा व्यंजन, नासिक के व्यंजन कौन सा होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर तुम्हारा नासिक के व्यंजन कहलाता है, मतलब जिनको नाक से बोला जाता है, हल्का नाक से बोला जाता है। ठीक, तो तुम्हारा प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन कौन है। तो दंतोष्ठ्य, दंत और ओष्ठ्य का व्यंजन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वाह है। इसको हम याद करने के लिए जैसे कुश्ती वगैरह या किसी भी क्षेत्र में दांव कहते हैं, दांव पैच लगाए तो तो दांव का मतलब, दा का मतलब दंतो मतलब दंत ओष्ठ्य प्लस वा मतलब वा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दंत प्लस ओष्ठ्य दंतोष्ठ्य में ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तुम्हारा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है अल्प प्राण, नंबर दो तुम्हारा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में कितने वर्ण आते हैं और महाप्राण में कितने वर्ण आते हैं तुमको अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, या जब हमने तुमको विधिवत लिखवाया था तो तुम्हारा पूरा बाकायदा सब अच्छे से लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ही आ गया, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या तुम्हारे 31 होती है, हमने बताया था और आपका लिखा भी होगा। अगर हम आपसे पूछे कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या तो 31 होती है, लेकिन कौन कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट क्या, कोई बात नहीं, तब लाइव हमारा आ जाएगा तब कमेंट करिएगा। तब तक के लिए हम तुमको फिर से बताते हैं। तो तुम्हारा कह रहा है अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या तो 31 होती है। तो सबसे पहले मतलब प्रत्येक वर्ग का 135 होता है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग, पहला तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। प्लस तुम्हारा अनुस्वार है और सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर अंत्यस्थ व्यंजन और तुम्हारा अनुस्वार, और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। सभी स्वर भी इसी में आते हैं। अगला कह रहा है महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं। तो महाप्राण व्यंजन की बात की जाए तो महाप्राण व्यंजनों की संख्या तुम्हारे 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है। तो ये तुम्हारा होता है प्रत्येक वर्ग का, अगर वर्ग की बात है तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा बोले तो एक वर्ग में तुम्हारे 5 होते हैं, दूसरा चौथा 5 मिला करके तुम्हारे 10 हो गए। प्लस तुम्हारा विसर्ग होता है 11 होगा, प्लस तुम्हारा उसमें व्यंजन होता है, क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। कितने हो गए तुम्हारे
तो प्रत्येक वर्ग के तुम्हारे हो गए मतलब दूसरा चौथा मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा प्लस तुम्हारा विसर्ग 15 तुम्हारे हो गए इस व्यंजन को मिला करके। अगला तुम्हारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजन बताओ। घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजन तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अघोष, नंबर दो होता है अघोष। नहीं, नंबर एक होता है अघोष, नंबर दो होता है सघोष। सघोष को घोष या नाद के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घोष या नाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला कुछ इसमें कह रहा है दो प्रकार का हो गया। अगला कह रहा है अघोष व्यंजन की संख्या बताओ। तो अघोष व्यंजन तुम्हारे घोष व्यंजनों की संख्या तुम्हारे 13 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग इनमें आता है। अगला कह रहा है घोष, अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है घोष या सघोष व्यंजन बताओ। मतलब घोष या सघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो ये तुम्हारे इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? घोष या सघोष व्यंजनों की संख्या तुम्हारे 33 होती है। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवां वर्ग होता है, प्लस तुम्हारा अनुसर्ग होता है, प्लस तुम्हारा विसर्ग होता है, प्लस तुम्हारा सभी स्वर होते हैं, प्लस तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। क्या क्या होते हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तुम्हारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्लस तुम्हारा अनुस्वार, प्लस तुम्हारा विसर्ग, प्लस तुम्हारा सभी स्वर और प्लस तुम्हारे अंत्यस्थ व्यंजन। टोटल मिलाकर के संख्या तुम्हारी हो गई जाके 33। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि प्रयत्न क्या है? प्रयत्न क्या है? ध्वनि उच्चारण में मुखांगों का प्रयास प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से एक बार देखना। ध्वनि उच्चारण में मुखांगों का प्रयास क्या कहलाता है? प्रयास तुम्हारा कहलाता है, प्रयास तुम्हारा कहलाएगा प्रयत्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताओ। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, प्रयत्न के आधार पर अगर व्यंजन पूछे जाए तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन तुम्हारे 8 प्रकार के होते हैं। अगला तुम्हारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को अन्य नाम तुम्हारा वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या 25 होती है। ठीक, अगला कह रहा है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन बताओ। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात है तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन तुम्हारे 4 होते हैं। ठीक, स्पर्श संघर्षी व्यंजन तुम्हारे 4 होते हैं। चा, छा, जा और झा। ठीक, चा, छा, जा और झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन तुम्हारी संख्या की पूछी जाए तो 4 है। तुम्हारे हमने 28 क्वेश्चन बता दिए। अब अगले क्वेश्चन 29वें की ओर चलते हैं। ठीक, 29वां क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि अर्ध स्वर बताओ। अर्ध स्वर बताओ। तो अर्ध स्वर तुम्हारा होता है आ, या और वा। क्या होता है? या और वा। इसको अगर देखा जाए तो आयो से भी याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? आयो से भी। आयो से भी मतलब या और वा जो है तुम्हारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला कह रहा है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा को कहते हैं। अक्सर लोगों की लार आया करती है। ठीक, लहर आती है तो ला मतलब लुंठित, रा मतलब तुम्हारा रा है, रा मतलब लार। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहेंगे? तो रा को कहेंगे, मतलब लार से इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारा 31वां क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? इसमें पाल जी को याद रखना है। इसको याद रखना है पाल जी को। पार्श्विक का मतलब पाल ने लिखा, पा से तुम्हारा पाल जो लिखा, पाल का पा तुम्हारा पार्श्विक, ला मतलब ला। इसको पूछा गया है तो पाल जी को याद रखना है। ठीक, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो ला को कहते हैं। मतलब पार्श्विक की बात है, समझ लो पाल जी वहां पर डटे हुए हैं। ठीक, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसमें व्यंजन वैसे तो तुम्हारा संघर्षी व्यंजन, लेकिन थोड़ा हटके यहाँ पर तुमको देखना है। इसको ईसत या स्पष्ट कहा जाता है। इसको ईसत या स्पष्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 33वां कह रहा है कि उच्छिष्ट व्यंजन और क्या कहलाते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन तुम्हारे और क्या कहलाते हैं? तो उच्छिष्ट व्यंजन तुम्हारे ताड़न जात, विकसित, ताड़न जात या विकसित या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ताड़न जात, विकसित या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 34वां है द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कितने रूपों में होता है?
क्या कह रहा क्वेश्चन फिर से देखना। द्विगुण व्यंजन का प्रयोग कितने रूपों में होता है? तो द्विगुण व्यंजन का प्रयोग दो प्रकार से होता है। नंबर एक नुक्ता सहित, नंबर दो नुक्ता रहित। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग कितने रूपों में होता है तो दो प्रकार में। आगे तुमसे नहीं पूछा, अगर पूछा जाए तो नुक्ता रहित और नुक्ता सहित बताना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 35वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि आगत व्यंजन कौन से हैं? आगत व्यंजन कौन से हैं? तो आगत व्यंजन तुम्हारा का है, खा है, गा है, जा है और फा। का, खा, गा, जा, फा, ये तुम्हारे आगत का व्यंजन कहलाते हैं। इनका फारसी से रूपांतरण हुआ है, अनुवाद हुआ है। कौन कौन से हुआ है? का, गा, जाफा, का, गा, गा, जाफा को मतलब फारसी से रूपांतरित हुए हैं। ये आगत तुम्हारे व्यंजन है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है 36 या 36वां क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन बताओ। मतलब संयुक्त व्यंजन की यहाँ पर डेफिनेशन पूछ ली गई है। मतलब जब मूल व्यंजन किसी अन्य मूल व्यंजन के साथ मिलता है या योग करता है तो तुम्हारे स्पर्श व्यंजन का नहीं संयुक्त व्यंजन कहलाता है। या तो सबसे आसान भाषा में कहें मतलब भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या तुम्हारे 4 होती है। कौन से? छत्र, ज्ञ और स्र। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 37 कह रहा है छा किससे, मतलब जो अभी हमने संयुक्त व्यंजन बताया छत्र, ज्ञ, स्र, तो वही तुम्हारे चारों हमने लिख दिए जिसमें तुम्हारी गलती ना हो। कह रहा है कि 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि छा किससे मिलकर के बना है? छा वर्ण तुम्हारा किससे मिलकर के बना है? तो छा वर्ण तुम्हारा का, धन, शा से मिलकर बना है। अगर तुमसे पूछे छा के पहले वाला वर्ण तुम्हारा का और बाद वाला पूछा जाए तो शा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रा किससे मिलकर के बना है? त्रा किससे मिलकर के बना है? तो त्रा तुम्हारा ताधन रा से मिलकर के बना है। त्रा किससे मिलकर बना है? तो ताधन रा से मिलकर के बना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते तुम्हारा कह रहा है ज्ञा किसके योग से बना है? ज्ञा किसके योग से बना है? तो ज्ञा तुम्हारा जा, धन, इया से बना है। किससे बना है? जा, धन, इया से। ज्ञा से पहले वाला वर्ण जा और इया से मतलब जब बाद वाला ये तो इया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर स्रा के आधार पर योग बताओ। या स्रा के अक्षर योग बताओ, मतलब इनको तोड़कर कैसे बना है? तो ये स्रा जो बना है ये साधन रा से मिलकर के बना है। किससे बना है? साधन रा से मिलकर के बना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य बोलचाल हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? सामान्य भाषा में या बोलचाल में हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? तो सामान्य बोलचाल में टोटल तुम्हारे वर्ण होते हैं 44। कितने? 44। कितने होते हैं? 44 तुम्हारे दिए। अगर लेकिन यही क्वेश्चन तुम्हारे आ जाए कि मानक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो मानक हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। चलो शायद क्वेश्चन तुम्हारा ये मिले, आगे याद रखना। अगला क्वेश्चन ही तुम्हारा यही है कि मूल वर्णों की संख्या बताओ, या मूल वर्ण कितने होते हैं? मूल वर्ण कितने होते हैं? तो मूल हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या भैया 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। याद रखना कि मूल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो 52 होती है। अगर तुम्हारे सामान्य बोलचाल हिंदी में बात की जाए तो वहां पर 44 या 44 होती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर इधर हमने बताया था 35 और 35 के बारे में। यहाँ पर बात हो रही थी आगत व्यंजन कौन सी है? तो का, गा, जा, फा है। ये फारसी से रूपांतरण हुआ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 43 ये अगर अ की बात करें, ये अ कैसा स्वर है? तो ये अंग्रेजी से आगत ग्रहित है। ठीक, जैसे तुम्हारा कॉलेज लिखना है, नॉलेज लिखना है इत्यादि इसी प्रकार से। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44वां नंबर। व्यंजन द्वित्व बताओ। मतलब जहां पर तुम्हारा डबल में आए, जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, आधे के साथ में फिर पूरा है। ठीक, दिल्ली के साथ में बिल्ली है और तुम्हारा इत्यादि, जैसे डब्बा हो गया, गल्ला हो गया, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा 45वां, कह रहा है सा का उच्चारण बताओ। भैया ये जो तुम्हारे तीनों प्रकार की सा होती हैं इनको बहुत कायदे से रख लेना, क्योंकि इन तीनों सा तुम्हारी तीनों सा बहुत पूछी जाती हैं। क्या पूछा होता है? ये तीनों सा तुम्हारी बहुत पूछी जाती हैं। उसमें इस सा का उच्चारण जो तुम्हारी ये तुम्हारे सलजम, पेटफरिया, अदर सलजम, सरौता, सपेरा, ये काम नहीं आने वाला है। ठीक, तो इस सा का उच्चारण स्थान है ताल या तालव्य। क्या है? ताल या तालव्य। अगला तुम्हारा यहीं पर क्वेश्चन आ गया या का उच्चारण स्थान बताओ। तो एक बार हमने अभी यहाँ पर बताया था छाता यस,
छा था मतलब छा वर्ग के सारे, या और सा हमने साथ में उठाया था, तो ये वाली सा और या तुम्हारे ताल या तालब के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कह रहा है 46 हो गया। 47वां, श का उच्चारण स्थान, जो षटकोण वाली बोलते हो, ये षटकोण वाली ना बोल करके तुमको बोलना है इस सा का उच्चारण स्थान बताओ, तो इसको हम बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 48 नंबर क्वेश्चन, सपेरा आया। इस सा को सपेरा ना बता करके तुमको अगर इसका उच्चारण स्थान बताया जाए तो दंत या दंती कहलाता है। क्या कहलाता है? सपेरा नहीं बोलना है, तो वहां पर हमें बोलना है दंती या दंत है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 49, ड का उच्चारण स्थान बताओ। इस वाले ड का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसको मूर्धन्य या मूर्धा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है काकल्य वर्ण बताओ। काकल्य वर्ण बताओ, तो काकल्य वर्ण के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मतलब हा ही आएगा। तो काकल्य वर्ण में क्या आएगा? हा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। र हलंत के साथ में रा धन मा का रूप बताओ। रा धन मा का रूप बताओ, तो ये म्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो म्र के नाम से जाना जाता है। कुछ इस हिसाब से होगा। ठीक बच्चा। अगला कह रहा है कि 52 नंबर, प्रा में पूर्ण वर्ण बताओ। प्रा में पूर्ण वर्ण बताओ, तो रा हमने तो दो लिख लिया, उसके बाद में पा को अगर हम काटे या तोड़े तो पा धन रा में टूटेगा, तो एक क्या बन जाएगा? प्रा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वर्तस्य लुंठित वर्ण बताओ। वर्तस्य, अगर वर्तस्य पूछा जाए तो उसके साथ भी रा आएगा, तो उसको वर्ग के साथ याद रखना है। अगर लुंठित पूछा जाए तो हमें तब भी याद रखना है। अगर लुंठित या वर्तस्य लुंठित पूछा जाए तो इसको लवर के नाम से याद रखना, मतलब ला रा के साथ में भी है, वर्तस्य के साथ में भी क्या है? रा। लवर से याद रखना, मतलब वर्ग पूछा जाए वर्तस्य तुम्हारा रा, लवर मतलब लुंठित भी है, वर्तस्य भी है, क्या है? रा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा कह रहा है 54 नंबर, कह रहा है कि अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण मिलकर के क्या कितने होते हैं? अंत्यस्थ प्लस ऊष्म। अंत्यस्थ व्यंजनों की बात की जाए तो तुम्हारे 4 होते हैं। कौन कौन से? यार अलावा। और ऊष्म की बात की जाए तो वो भी तुम्हारे 4 होते हैं, तीनों प्रकार की, श और हा। इन दोनों को मिलाकर के अगर वर्ण पूछे जाए तो वर्ण कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तुम्हारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। क्यों? क्या कहलाता है? तो महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 56। तो 55 नंबर एक बार थोड़ा और देख लेना। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो महाप्राण कहलाता है। जैसे हमें श्याम लिखना है। क्या लिखना है? श्याम। मतलब दूसरा और चौथा, अगर माँ ये हम या का बरांडा हटा दे तो 24 हमको याद रखना है। तो 2 और 4 हो गया माँ का मतलब महाप्राण। क्या हो गया? पहले हमको श्याम लिखना है। श्याम के बाद में अगर हम ऊपर वाली लाइन हटा दें और या का बड़ा का डंडा हटा दें तो हमको अगर थोड़ा डिस्टेंस के साथ में 24 मिल रहा है। मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जो माँ दिया हुआ है ये क्या कह रहा है कि श्याम मतलब महाप्राण। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 56 कह रहा है कि अल्प प्राण का वर्ग वर्ण बताओ। मतलब ये जो अल्प प्राण के वर्ण होते हैं कितने, कौन कौन से वर्ग में आते हैं? तो इनको 135 से याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये अल्प प्राण कहलाता है। आज की क्लास यहीं तक, और हमने जितना बताया इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। और जितने ऑफलाइन वाले हम फिर कह रहे हैं, ये बहुत कायदे से पढ़ लेना और सभी लोग लिख लेना। हो सकता है जो तुम्हारी कल या परसों में जो एसटी चल रही हो इसी पर आधारित हो, या कुछ फेरबदल हो, या कुछ क्वेश्चन तुम्हारे यही हम रख दें, तो वो अपने बहुत कायदे से लिख लेना, याद कर लेना। और इसी पर आधारित एक दिन क्वेश्चन हम और लाते हैं। एक दिन क्या, हम कल ही लेके आएंगे। आज 56 है, 56 50 55 कल भी क्वेश्चन ले आएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जितने भी कम्परेटिव या जितने गवर्नमेंटेड या जितने भी तुम्हारे एग्जाम है उनमें सब में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के लिए इतना ही। सभी लोग कमेंट करिएगा और जरूर बताइए कि कैसी रही क्लास, और
सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।